जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। वही किस्से वही कहानियाँ मिलेंगी मुझ में, वही किस्से वही कहानियाँ मिलेंगी मुझ में। मैं कोई अखबार नहीं जो रोज़ बदल जाऊँ। दोस्तों, आज की पहला आर्टिकल जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो द हिंदू का है। नो 100% कोटा, इसे आप अपने सेकेंड पेपर से जोड़ सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश ने जो एक फैसला लिया था उस पर डिस्कस किया गया है। मामला 10 जनवरी 2000 को एक कानूनी चुनौती से उपजा था जो आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राज्य बेंच द्वारा जारी किया गया था। बेंच ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान किया था, जिसमें 33% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती में था। इसमें सरकार का तर्क था कि अगर वहाँ के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ही टीचर अगर उसमें पढ़ाएंगे तो वो स्कूल के लिए बंद होना, और कैसी भी परिस्थिति में वो लोग लोकल के रहेंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे और डेली स्कूल खोलेंगे। बाहर के टीचर्स को आने जाने की असुविधा या अन्य तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे वो अब्सेंट अधिक रहते हैं। परंतु कोर्ट ने इस पर कहा है कि संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति नहीं है, क्योंकि बाहरी सीमा 50% है, जैसा कि इंदिरा साहनी केस 1992 में निर्दिष्ट है। ये पीटी के लिए भी फैक्ट हो सकते हैं। नागरिकों के पास समान अधिकार है और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करने से दूसरे का कुल बहिष्कार संविधान द्वारा नहीं माना जाता है। यह एससी और ओबीसी को उनके उचित प्रतिनिधित्व से भी वंचित करता है। सार्वजनिक रोजगार के अवसर को असंतुष्टों के साथ अन्याय से इनकार नहीं किया जा सकता और यह कुछ का विशेष अधिकार नहीं है। कौन से अधिकार प्रभावित होंगे? संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत अवसर और पसंद की समानता को अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और 15(1) नागरिकों के साथ भेदभाव और संविधान के आर्टिकल 16 समान अवसर के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। अतः 100% आरक्षण देना उचित नहीं है। अगला आर्टिकल है ज्वाइनिंग ऑफ जियांट्स। ये आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी का पार्ट हो सकता है। ये अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और फेसबुक ने बुधवार को घोषणा की कि उनके बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फेसबुक इस निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9% हिस्सेदारी खरीद रही है। रिलायंस जियो के इस गठजोड़ से गांव की होगी काया पलट। इनके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे तो देखते हैं कि गांव तक भी नेटवर्क पहुंच जाएगा और मार्केट भी। देश के 3 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार अब सीधे रिलायंस मार्ट से जुड़ जाएंगे। रिलायंस मार्ट खुल रहे हैं जगह जगह, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इनके यहाँ डिजिटली आएंगे ऑर्डर और डिजिटली होगा पेमेंट, यानी कि ऑर्डर भी डिजिटली आएगा और इनका पेमेंट भी डिजिटली होगा। इस पर पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पंख मिलेगा और सरकार के कर की वसूली भी बढ़ेगी। किसानों को भी फायदा होगा। रिलायंस के अधिकारी का कहना है कि फल, सब्जी और कुछ एग्री कमोडिटी के लिए रिलायंस सीधे किसानों से हाथ मिलाता है। इससे बिचौलियों को लगाम लगती है और क्वालिटी अपने हाथ में रहती है। जब नए इलाकों में रिलायंस मार्ट का प्रवेश होगा तो वहां के किसानों से भी समझौता होगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। परंतु ये सब फायदे ठीक हैं, इनके साथ साथ ये सब करने में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ताकि मोनोपोली ना हो पाए। अगर अन्य जो व्यापारी वर्ग है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ परेशानियां ना हैं, उनका भी मार्केट चलता रहे, व्यापार एक तरफा ना हो, इस पे सरकार को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। अगली खबर है बिहार डायस्टोपियन मूवमेंट्स एंड अ लूमिंग क्राइसिस। अभी जो बिहार की स्थिति है उस पर ये आर्टिकल है। बीपीएससी का 65वीं का मेंस होने वाला है, ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और
IAS के लिए भी और UPPCS के भी सेकंड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि बिहार सहित अन्य राज्य भी पहले से ही वित्तीय तनाव की गिरफ्त में है। कोरोना वायरस के प्रकोप और राष्ट्रीय लॉकडाउन ने उनकी वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया है। वास्तव में बिहार अभी भी उस मायावी विशेष स्थिति का इंतजार कर रहा है, जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना है उसके लिए अभी भी ये इंतजार कर रहा है। बिहार में पीड़ित सामंती राजनीतिक संस्कृति के कारण पीड़ित होने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसने राज्य में औद्योगिक क्षमताओं और रोजगार के अवसरों को बनाने के प्रयासों की उपेक्षा की। नतीजतन 1990 के दशक से श्रम का पलायन एक सामान्य सी बात हो गई है। इन श्रमिकों के भाग्य में सुधार नहीं हुआ है। वे बिना किसी कानूनी संरक्षण के काम करने के लिए कमजोर और मजबूर बने रहते हैं। वैश्विक महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण जीवन और आजीविका को अभूतपूर्व नुकसान हुआ है। बिहार की कमजोरियां तो पूरी तरह से सामने आ गई हैं। ऐसे अभी वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें बिहार के कुछ बच्चे मेढक को डायरेक्ट भूनकर खा रहे हैं। ये खाद्य समस्या की चरम सीमा है। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि उनके पास अगर BPL कार्ड नहीं भी है, अगर आधार कार्ड नहीं भी है, तब भी उन्हें PDS के जरिए कम से कम खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बिहार में शिक्षा के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य अगली चीज थी जो भ्रष्ट हो गई और ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कुछ अन्य नए अस्पताल खोलना और कुछ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए शायद ही लाभकारी हो पाए। एम्स जैसे संस्थान तो खुले, पर गरीबों के लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाए। वहां तक इन लोगों की पहुंच ही नहीं है। तो बिहार की जो इस समय स्थिति है वो बहुत नाजुक है। यहाँ पे जो बेड हैं, आंकड़ा बताता है कि इस आलेख में ही जो आंकड़ा दिया हुआ है कि बिहार में 1000 व्यक्तियों पर 0.11 बेड की व्यवस्था है, यानी कि 1000 व्यक्ति पर एक बेड भी नहीं है हॉस्पिटल में। तो ये बहुत दयनीय है। अन्य चीज़ों के लिए भी बिहार सरकार की स्थिति को खराब बताया जा रहा है। जैसे यूपी की सरकार ने अन्य देशों में फंसे प्रवासियों को अपने प्रदेश में बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पर नीतीश कुमार की सरकार अभी इस पर चुप्पी साधे हुए है। तो ये भी बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगली दैनिक जागरण की खबर है, बढ़ती चुनौतियों के बीच नई राहत की उम्मीद। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सरकार ने कोरोना संकट के बीच आर्थिक प्रयासों से करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाई है, अर्थव्यवस्था को भी ढहने से बचाया है। यही वजह है कि अब भी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे तीव्र गति से बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन रोजाना बढ़ती चुनौतियों के बीच हम उम्मीद करें कि सरकार गरीबों, किसानों, छोटे उद्यमियों को राहत देने के लिए शीघ्र ही राहत पैकेज घोषित करेगी। इससे जहां विभिन्न वर्गों की मुश्किलों से बचाया जा सकता है, वहीं उद्योग, कारोबार समेत समग्र अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। ऐसा इस आलेख में कहा जा रहा है, ऐसी सरकार से उम्मीद भी की जा रही है। FDI नीति में बदलाव का सही फैसला। सरकार ने जो FDI की नीति में बदलाव का फैसला लिया है, इसे भी सही ठहराया गया है। इससे भी हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनमें किसी की मोनोपोली से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज 25 अप्रैल है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसे रोकने के लिए प्रयास करना है। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय निर्माता संस्था विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 60वें अधिवेशन में मई 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाना था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।